नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हर्षवर्धन के विजय अभियान को लेकर। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आप सभी को इसी टॉपिक का इंतजार होगा और मुझे भी जो है इस लेक्चर का बहुत इंतजार था। ठीक है, तो फाइनली आज ये लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं हर्षवर्धन को लेकर। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हम राज्यवर्धन तक पढ़ चुके थे, राज्यवर्धन की हत्या के बारे में पढ़ चुके थे। और राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात हर्ष द्वारा शशांक को मारने की शपथ लेना कि पृथ्वी को गोड़ विहीन कर दूंगा मैं, ऐसी शपथ लेता है हर्ष। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लास। हर्ष के विजय अभियान की बात करेंगे, साम्राज्य विस्तार की बात करेंगे, डिटेल से जानेंगे। आज की जो क्लास है थोड़ी सी बड़ी हो सकती है ना। जैसे कि हमेशा 35 से 40 मिनट की क्लास होती है, थोड़ी बड़ी हो सकती है, 40-50 मिनट की क्लास हो सकती है ना। और आज की क्लास महत्वपूर्ण है, हर्ष के विजय अभियानों के बारे में हम जानने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से देख लेना। उसके बाद में जो है हर्ष का प्रशासन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हर्ष के समय की जो समाज है ना, संस्कृति है, वो कैसी थी, ये सब भी अगली क्लास में देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं साम्राज्य विस्तार विजय अभियान। ठीक है, देखिए, चलिए, समय हो चुके हैं लगभग 11:25 हो चुके हैं, लगभग 11:30 हो चुके हैं। और लगभग 12:15 12:30 तक ये क्लास कंप्लीट होगी। और उसके बाद में जो है लगभग 1 बजे तक एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा। सुबह आप उठोगे तो आपको ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, सुबह आँख खुलेगी तो क्लास आराम से देख लेना फ्रेश माइंड के साथ। और बाकी चिंता मत कीजिए, अब जो है दूसरी यूनिट लगभग पूरी है। हर्षवर्धन के बाद में 2 छोटे टॉपिक हैं, पूरे होंगे। और तीसरी यूनिट जो है वो इतनी बड़ी नहीं है ना। तीसरी यूनिट जल्दी पूरी हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। अब जो है हमारा ये प्राचीन भारत वाला जो सिलेबस जो है वो किनारे पहुंच चुका है ना। धीरे धीरे ही सही, लेकिन दोस्तों बेहतरीन तरीके से पहुंच चुका है। चलिए, अब देखिए, हर्षवर्धन का विजय अभियान हम देखने वाले हैं, शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक मैप दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस मैप में देखिए प्यारे बच्चों, 3 जगहों को अच्छे से याद रखना। एक जगह यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, एक जगह आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक जगह आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये एक प्रकार से यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों दिख रहा है क्या? कन्नौज। क्या दिख रहा है? कन्नौज दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी के साथ में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं चालुक्य। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या? वल्लभी। वल्लभी। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या हम पढ़ रहे हैं? हर्ष का विजय अभियान। हर्ष का विजय अभियान। ठीक है, चलिए भाई, ये जगह याद आपको किस लिए रखनी है भाई? ये जगह आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है, बिकॉज हम ये भी देखेंगे कि हर्ष किस प्रकार कूटनीति को काम में लेते हुए जो है वल्लभी में अपने एक मैत्री संबंध होगा, उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसी के साथ में हम बात करेंगे कि हर्ष के दक्षिण भारत का प्रसार। हर्ष का जो साम्राज्य है वो नर्मदा नदी तक पहुंच जाता है। हर्ष साम्राज्य विस्तार करता है, साम्राज्य जो है वो नर्मदा नदी तक पहुंच जाता है। उसके बाद में यहाँ पर चालुक्य के लिए पुलकेशिन द्वितीय शासक होता है यहाँ पर। और उसके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि भाई हर्ष जो है वो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ विस्तार कर रहा है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हर्ष के दक्षिण की तरफ विस्तार को किसने रोका। तो यहाँ पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय बैठा होता है, जो कि हर्ष के दक्षिण प्रसार को, दक्षिण की तरफ जो उसका विस्तार है, इसको रोकने का काम करता है। ठीक है ना। तो देखिए, ये जगह भी जरूरी है, ये जगह भी जरूरी है, और ये भी जरूरी है। तीनों जगहें जरूरी है। आज हम पढ़ेंगे कन्नौज जरूरी है, बिकॉज थानेश्वर से राजधानी कन्नौज में परिवर्तित होगी। हर्ष जो है वो अपनी बहन राज्यश्री की सहायता के लिए, प्रशासन में सहायता के लिए जो है अपनी राजधानी को परिवर्तित करेगा। तो जरूरी है, ये 3 जगहें याद रखना। बाकी शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करेंगे वहीं से जहां हमने पीछे छोड़ा था। राज्यवर्धन की मृत्यु और हर्ष द्वारा शशांक को मारना या फिर गोड़ विहीन कर देना, इस पृथ्वी को शपथ ली जाना। हर्ष शपथ लेता है, वहां से शुरू करेंगे। थोड़ा सा हर्ष का परिचय जानेंगे साधारण, और उसके बाद में फिर हम वहीं से शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। देखिए, जन्म की बात करें हर्षवर्धन की, यह हर्षवर्धन का शासनकाल है 606 से 647 ईस्वी तक। 606 ईस्वी में हर्ष जो है वो गद्दी पर बैठता है और एक संवत चलाता है, हर्ष संवत। ठीक है, याद रखना। हर्ष के जन्म की बात करें तो 590 से 91 के बीच में जो है हर्ष का जन्म होता है। कुछ बुक्स जो है वो 590 बताती है, कुछ प्रमाणिक पुस्तकें 591 बताती है। ठीक है, इसलिए 590 91। लेकिन आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि हर्ष का जन्म कब हुआ था। ठीक है ना, एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन फिर भी देखिए, 590 जो है वो ज़्यादा सही है। हर्ष की जो एग्जैक्ट डेट मानी जाती है जन्म की, वो 4 जून 590 ईस्वी मानी जाती है ना। एक वीसी वैद करके हैं इतिहासकार, उन्होंने 4 जून 590 जो है हर्ष की डेट ऑफ बर्थ मानी है। ठीक है, लेकिन ये कोई नहीं पूछता। बाकी ज़्यादा सही 590 मान के चलिए आप, है ना। बाकी कुछ बुक्स जो है 91 बताती है, इसमें कंफ्यूज मत होना। 590 ईस्वी में मान के चलिए, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब राज्यारोहण हुआ था हर्ष का, तब उसकी उम्र 16 साल थी, है ना। तो 606 ईस्वी में राज्यारोहण हो रहा है,
तो 590 में जन्मा होगा तभी 16 वर्ष का वो होगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि 590 में हर्ष का जन्म होता है। पिता के बारे में हम जान चुके हैं प्रभाकर वर्धन है, माता के बारे में भी हम जान चुके हैं यशोमती है। एक बात ये भी हम जान चुके हैं कि हर्ष के राजा बनने की जो भविष्यवाणी है वो ज्योतिषी तारक के द्वारा की जाती है। तो ज्योतिषी तारक ने हर्ष के चक्रवर्ती सम्राट बनने की क्या की थी, घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी। अब देखिए राज्यवर्धन की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, और हर्षवर्धन द्वारा फिर क्या किया जाएगा, राज्यारोहण किया जाएगा। और राज्यारोहण लेकर हर्ष जो है वो अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए शपथ लेता है कि इस पृथ्वी को मैं क्या कर दूंगा, गोड़ विहीन कर दूंगा, शशांक गोड़ से क्या लूंगा, बदला लूंगा। चलिए तो आगे देखते हैं। और एक बात और याद रखना, हर्ष का जो जन्म हुआ 590 में, ठीक है, हर्ष के जन्म के समय अगर आपसे ऐसी कोटेशन आ जाए कि इसके जन्म के समय नृत्य, संगीत, वाद्य से खूब आनंद लिया गया, है ना, कारागृह से जो है कैदियों को छोड़ दिया गया, है ना, दुकानों को जो है लुटा दिया गया, तो ये किसके जन्म पर हुआ था, तो ये हर्ष के जन्म पर हुआ था। एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं, नगरों तथा गांवों में भारी उत्सव मनाए गए। हर्ष के जन्म की बात करें तो देखिए यहां लिख लेते हैं, हर्ष के जन्म पर क्या हुआ, नगरों नगरों तथा गांवों में भारी उत्सव मनाए गए, उत्सव मनाए गए, मनाए गए। इसी के साथ में कारागृह से बंदियों को छोड़ दिया गया, बंदी कारागृह से मुक्त किए गए। ठीक है, बंदी बंदी कारागार से मुक्त किए गए, मुक्त किए गए। ठीक है, और इसी के साथ में दुकानों को लुटा दिया गया, है ना, यानी कि जो दुकानें हैं वो सबके लिए खोल दी गई कि जाओ कितना मर्जी सामान ले लो। तो राजधानी में जो दुकानें थी वो लुटा दी गई, और जनता ने वाद्य, नृत्य, संगीत से क्या किया, जश्न मनाया। ठीक है ना, जनता ने, दुकानें लुटा दी गई, दुकानें लुटा दी गई, और जनता ने वाद्य, नृत्य व संगीत से जश्न मनाया, जश्न मनाया। अब आप ये देखो, आप बोलोगे गुरुजी क्यों लिखवा रहे हो आप, अक्सर परीक्षा में नेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उसके जन्म के समय ऐसा हुआ, उसके जन्म के समय ये हुआ, ऐसा किया, वैसा किया, निम्नलिखित में से ये किसके जन्म की बात हो रही है ना। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोटेशन आ जाए कि उसके जन्म के समय नगरों तथा गांवों में भारी उत्सव मनाए गए, बंदी कारागार से मुक्त कर दिए गए, दुकानें लुटा दी गई, जनता ने वाद्य, नृत्य और संगीत से जश्न मनाया, उपरोक्त कथन में किसके जन्म की बात हो रही है, तो यहां आप कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के जन्म की बात हो रही है। ठीक है, याद रखना जन्म की डेट मानी है 4 जून 590 में इसका जन्म होता है। ठीक है, पिता माता के बारे में पता है, और तारक, ज्योतिषी तारक जो है वो राजा बनने की क्या करते हैं, चक्रवर्ती सम्राट बनने की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हर्ष का जो बचपन वो बीता किसके साथ बीता, तो हर्ष के ममेरा भाई है, मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, भंडी। ठीक है, ममेरा भाई भंडी तथा मालवराज महासेन गुप्त के पुत्रों कुमार गुप्त और माधव गुप्त के साथ व्यतीत हुआ। आप सभी को मैंने पीछे पढ़ाया था कि कुमार गुप्त और माधव गुप्त जो है वो प्रभाकर वर्धन के दरबार में नियुक्त थे। ठीक है ना, तो बचपन जो है वो ममेरे भाई के साथ में, और यहाँ पर कुमार गुप्त और माधव गुप्त के साथ में बचपन बीतता है। अच्छी बात है, कोई नहीं पूछेगा इतना, है ना, फिर भी चलो ठीक है, एक फ्लो बना रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं तो लिखनी जरूरी है चीजें, है ना। कुंतल नामक, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर दो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कुंतल नामक अश्वारोही दूत ने हर्ष को शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या का संदेश दिया कि भाई साहब राज्यवर्धन की हत्या हो चुकी है। ठीक है, तो ये संदेश कौन देता है, कुंतल नामक अश्वारोही, याद रखेंगे। सेनापति सिंहनाद के आग्रह पर राज सिंहासन ग्रहण किया। फिर हर्ष जो है वो राज सिंहासन ग्रहण करता है, उसे पता चल जाता है कि भाई अब मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है और अब क्या करना पड़ेगा, अब राज सिंहासन ग्रहण करना पड़ेगा। तो सेनापति होते हैं सिंहनाद, और इसी सेनापति के सामने हर्ष शपथ भी लेता है। देखिए हर्ष इसी सेनापति के सामने शपथ लेता है। अब देखो हुआ क्या, राज्यवर्धन जाता है राज्यश्री के जो पति है ग्रहवर्मा की हत्या का बदला लेने के लिए, है ना, और भाई साहब शशांक जो है वो राज्यवर्धन को मार देते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता चली गया। अब हर्ष जो है वो शशांक को मारने की क्या करेगा, तैयारी करेगा। ये जानकारी इसको कहां से मिलती है हर्ष को कि भाई शशांक ने जो है राज्यवर्धन की हत्या करी, तो ये जानकारी कौन देगा, कुंतल देगा, जो कि अश्वारोही है। ठीक है, फिर सेनापति सिंहनाथ के कहने पर क्या करेगा हर्ष, हर्ष राज्यारोहण या फिर गद्दी ग्रहण करेगा, और उसके बाद में फिर हर्ष क्या लेता है, शपथ लेता है। ठीक है,
अब हर्ष जब राज्यारोहण होता है हर्ष का, तो उस समय हर्ष के सामने दो चुनौतियां होती है, दो समस्याएं होती है। देखिए, राज्यारोहण के समय हर्ष की दो तात्कालिक समस्याएं थी। पहली समस्या क्या थी कि शशांक की हत्या करके बड़े भाई राज्यवर्धन का बदला लेना, कि भाई का मौत का बदला लेना जरूरी है। और दूसरा था राज्यश्री को कन्नौज की कारागार से मुक्त कराना। भाई राज्यश्री जो है वो कन्नौज की कारागार में होती है। दूसरी चुनौती क्या होती है कि बहन को बचाऊं या फिर मैं भाई की हत्या का बदला लूं। ठीक है, तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है भाई की हत्या का बदला लिया जाए। ठीक है, भाई की हत्या का बदला लेने जाता है, उतने में पता चलता है कि भाई राज्यश्री जो है वो कारागार से निकलकर भाग चुकी है और वो अपने आप को चिता में भस्म करने वाली है। तो फिर जो वो फिर हर्ष सोचता है कि यार अब भाई की तो वैसे भी मृत्यु हो गई, शशांक से तो बाद में निपट लेंगे, पहले बहन को बचाते हैं। फिर वो बहन को बचाने के लिए निकलेगा। रास्ते में जो है एक बौद्ध विद्वान दिवाकर मित्र से मिलेगा और कुछ अन्य पहाड़ी शासकों से मिलकर वो अपनी बहन को जो है बचा लेता है फाइनली। और बहन को बचाने के बाद में फिर वह शशांक के खिलाफ क्या करेगा, विद्रोह करेगा। ठीक है, ये पूरी कहानी है, आराम से पढ़िएगा, एंजॉय कीजिएगा, किसी भी प्रकार से बोर होने की आवश्यकता नहीं है। इससे पीछे वाली सारी कहानी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पर कुछ चीजें पीछे वाली ही लेकर आया हूं ताकि आप जो है वापिस से क्या कनेक्शन बना सके घटनाओं के बीच में। ठीक है, तो देखिए, राज्यवर्धन की मृत्यु हो चुकी है। कुंतल नामक अश्वारोही हर्ष को सूचना देता है कि शशांक ने क्या किया है, आपके भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी है। सिंहनाद जो है फिर हर्ष को बोलता है कि अब आप गद्दी ग्रहण कीजिए। हर्ष द्वारा जो है 16 वर्ष की आयु में, याद रखना, हर्ष द्वारा 16 वर्ष की आयु में गद्दी ग्रहण की जाती है ना, गद्दी ग्रहण की जाती है। कब हुआ राज्याभिषेक? 606 ईस्वी के अंदर राज्याभिषेक हो जाता है हर्ष का। ठीक है, तो सिंहनाद जो है वो आग्रह करता है कि आप गद्दी ग्रहण कीजिए, और सिंहनाद के कहने पर फिर गद्दी ग्रहण करता है। गद्दी ग्रहण करने के पश्चात यानी राज्यारोहण के पश्चात जो है दो चुनौतियां हैं, भाई की हत्या का बदला, बहन को बचाना। तो वो भाई की हत्या के बदले के लिए निकलता है, लेकिन पता चलता है कि बहन जो है वो स्वयं को भस्म करने वाली है, तो फिर बहन को बचाने के लिए निकलता है। चलिए अब आगे देखते हैं, आइए। हर्ष ने सिंहनाद के समक्ष प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी को गोड़ों से रहित न बना दूं तो घी से धधकती हुई अग्नि के पतंगे की तरह अपने को जला दूंगा। अब ये कोटेशन पीछे थी कि नहीं थी? पीछे थी, बिल्कुल थी। पिछली क्लास में मैंने ये कोटेशन लेकर आया था, लेकिन वापस लेकर आया हूं ताकि वापस से हम घटनाओं में संबंध स्थापित कर सके, है ना। तो शपथ ले ली। मैंने क्या बोला, दो चुनौतियां थी, राज्यश्री को बचाना, राज्यवर्धन को बचाना। ठीक है ना, सॉरी, राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेना, है ना, हत्या हो चुकी थी उसकी। तो उसने डिसीजन लिया कि मैं पहले क्या करूंगा, राज्यवर्धन की हत्या का बदला लूंगा, भाई की हत्या का बदला। शपथ ले रहा है सिंहनाद के सामने। ठीक है, बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में हर्ष को क्या क्या कहा गया है, देखिए, चतुष्मुद्राधिपति, सकल राज चक्र चूड़ामणि, महाराजाधिराज परमेश्वर और सर्व चक्रवर्तिन। ठीक है, ये उपाधियां बाणभट्ट की हर्ष चरित्र में मिलती है, ये भी हर्ष से संबंधित है, ये भी याद रख लेना। अब आगे घटना को देखते हैं कि हर्ष द्वारा शपथ ले ली गई है। आइए, युद्ध विजय तथा समकालीन शक्तियों से संबंध। अब हर्ष जो है वो अपनी सेना को तैयार करेगा और बोलेगा कि चलो निकलते हैं अभियान पर, इस पृथ्वी को गोड़ों से विहीन करते हैं, शशांक को मौत के घाट उतारते हैं, भाई की हत्या का बदला लिया जाए। ठीक है, हर्ष ने अपने गज सेना के नायक, अब देखो इनके नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं क्वेश्चन, देखो, एक तरफ गज सेना का नायक, एक तरफ सेनापति, है ना, एक तरफ प्रधानमंत्री उसका, एक तरफ अश्वारोही, और एक तरफ नाम दे दिए जाएंगे, स्कंदगुप्त है, कुंतल है, ठीक है, भंडी है, ऐसे 3-4 नाम दे दिए जाएंगे और मिलान करो। तो ये सारे नाम याद रखना। वैसे जब मैं हर्ष का प्रशासन पढ़ाऊंगा आपको तब और करवाऊंगा ये चीजें। हर्ष के प्रशासन में एकदम जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, एज इट इज वैसे फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन यहां पर भी एक बार याद कर लो। तो हर्ष ने अपने गज सेना के नायक स्कंदगुप्त को दिग्विजय के लिए कूच करने का आदेश दिया कि चलो भाई अब हम निकलते हैं दिग्विजय के लिए। युद्ध मंत्री अवंती, याद रखना इंपॉर्टेंट नाम है ये सारे। युद्ध मंत्री अवंती के माध्यम से समस्त शासकों को चेतावनी दिलवाई गई, यानी कि हर्ष का युद्ध मंत्री कौन है और हर्ष का गज सेनापति कौन है। गज सेना का नायक है स्कंदगुप्त और युद्ध मंत्री कौन है, अवंती है। याद रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए, तो हर्ष चरित्र में क्या जानकारी मिलती है कि हर्ष की सेना प्रतिदिन 8 कोस यानी 16 मील की दूरी तय करती थी।
अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो लगभग लगभग 24-25 किलोमीटर, है ना। तो अब जो है हर्ष दिग्विजय के लिए निकल चुका है और हर्ष की सेना, जैसे कि हर्ष चरित्र, बाणभट्ट की हर्ष चरित्र में जानकारी मिलती है कि हर्ष की सेना प्रतिदिन जो है 8 कोस लगभग 24 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। बड़ा काफिला था, दूरी तय करती थी और अपने दिग्विजय अभियान पर निकल चुकी थी। आइए आगे देखते हैं। यहां पर गज सेनापति का नाम याद रखेंगे, युद्ध मंत्री का नाम याद रखेंगे। प्रथम दिन की यात्रा। अब हर्ष जब दिग्विजय पे निकलता है तो जब प्रथम दिन की यात्रा जो होती है दिग्विजय अभियान की, उसी में मार्ग में क्या होता है, मार्ग में कामरूप के राजा, है ना, कामरूप के राजा भास्कर वर्मा। अब देखिए यहां पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कामरूप के राजा भास्कर वर्मा का हंसबेग नामक दूत मैत्री प्रस्ताव लेकर आया। यानी कि कामरूप का राजा होता है कौन, भास्कर वर्मा, ठीक है। और भास्कर वर्मा जो है वो अपना एक दूत भेजता है हर्ष के पास में। हर्ष अपनी सेना लेकर निकल चुका होता है और हर्ष के पास में अपना दूत भेजता है और कुछ उपहार और कुछ भेंट लेकर जो है क्या करता है, एक मैत्री संबंध स्थापित करने की बात करता है। ये मैत्री संबंध किस लिए स्थापित होता है, ये मैत्री संबंध स्थापित होता है शशांक के खिलाफ। अब हर्ष जो खुद अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए शशांक के खिलाफ युद्ध अभियान के लिए निकला हुआ था, वहीं रास्ते में कामरूप का राजा भास्कर वर्मा मिल गया और ये भी क्या बोल रहा है भाई, शशांक, ये भी शशांक इसका भी क्या था, दुश्मन था, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है शशांक के विरुद्ध क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। हर्ष जो है वो प्रस्ताव क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि चलो ठीक है भाई स्वीकार है। यह संधि किसके विरुद्ध होती है, यह संधि शशांक के विरुद्ध की जाती है। आगे देखिए, इसी समय हर्ष का ममेरा भाई भंडी यह सूचना देता है कि राज्यश्री कारागार से भागकर विंध्याचल के जंगलों में सती होने चली गई है। अब आप देखिए कि एक तरफ हर्ष जो है वो भारी सेना के काफिले के साथ में अपने युद्ध अभियान में अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए, इस पृथ्वी को गोड़ विहीन बनाने के लिए निकल पड़ता है। पूरी प्लानिंग एकदम अच्छे से चल रही है, लेकिन वहीं क्या हो रहा है, मार्ग के अंदर ही भंडी आता है और भंडी क्या बोलता है कि भाई इस युद्ध अभियान को छोड़ो, अपनी बहन जो भी जिंदा है उसको बचाओ। राज्यवर्धन की हत्या हो चुकी है, उसका बदला बाद में ले लेना, पहले जो जिंदा बहन है उसको बचाओ। अब भाई साहब यहां पर हर्ष क्या करेगा, हर्ष बोलेगा कि भंडी ये सेना आप यहीं रखो, सेना का नेतृत्व मैं आपको सौंप रहा हूं और मैं निकलता हूं राज्यश्री को बचाने के लिए। तो यही पूरी प्लानिंग फेल हो जाती है। लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि जो भास्कर वर्मा है, भास्कर वर्मा हंसबेग नामक दूत भेजता है, कामरूप का राजा होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। मार्ग की जब पहला दिन होता है यात्रा का, उसी में ही पहला दिन की यात्रा पूरी तय करती है, उसी के बाद में हंसबेग जो है कुछ उपहार लेकर हर्ष से संधि प्रस्ताव लेकर आता है। और संधि प्रस्ताव किसके खिलाफ हो रहा है, शशांक के खिलाफ हो रहा है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अब भाई भंडी बोल रहा है कि भाई राज्यश्री जो है वो निकल चुकी है कारागार से और सती होने जा रही है। तो हर्ष ने सेना का नेतृत्व भंडी को सौंपा और स्वयं निकल गया किसकी रक्षा के लिए, राज्यश्री को बचाने के लिए। आइए आगे देखते हैं। हर्ष ने सेना का नेतृत्व भंडी को सौंपा और उसे शशांक पर आक्रमण का आदेश दिया, है ना, कि भाई ये लो सेना पकड़ो, आप शशांक पर आक्रमण करो, ठीक है, मैं अपनी बहन को बचाने निकलता हूं। हर्ष स्वयं माधव गुप्त के साथ राज्यश्री की खोज में विंध्याचल की ओर निकल पड़ा। अब देखिए यहां पर बहुत सारे पहाड़ी शासक हैं और एक बौद्ध विद्वान है दिवाकर मित्र। ये क्या करेंगे, ये राज्यश्री को ढूंढने में हर्ष की क्या करेंगे, मदद करने वाले हैं, ठीक है, क्या करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। आइए देखते हैं। एक सामंत सरदार के पुत्र व्याघ्र केतु तथा विंध्यन क्षेत्र के स्वामी संघात हर्ष को गृहवर्मा के बाल सखा व बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के पास ले गए। अब ये देखो, एक व्यक्ति है ये व्याघ्र केतु, एक व्यक्ति कौन है, संघात। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हर्ष को गृहवर्मा का एक दोस्त होता है, गृहवर्मा का बाल सखा होता है और एक बौद्ध भिक्षु होता है जिसका नाम होता है दिवाकर मित्र, इसके पास ले जाते हैं कि भाई हो सकता है दिवाकर मित्र ने जो है वो देखा होगा इसको, राज्यश्री को विंध्याचल जंगलों में जाते हुए। तो दिवाकर मित्र के पास में ले गए। आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि हर्ष और दिवाकर मित्र की प्रथम भेंट कहां होती है, तो ये विंध्य प्रदेश में ही होगी, ठीक है ना। राज्यश्री को विंध्य पर्वत में ढूंढने में व्याघ्र केतु भी मदद कर रहा है, एक भूकंप है ये भी मदद कर रहा है, एक नोरघाट जैसे पहाड़ी शासकों तथा दिवाकर मित्र ने हर्ष की मदद करी। अब सबसे बड़ा रोल किसका रहता है, दिवाकर मित्र का रहता है, याद रखना। फिर भी आ जाए एग्जाम में कि हर्ष को राज्यश्री को ढूंढने में कौन सहायता देता है, व्याघ्र केतु है, भूकंप है, नोरघाट है और संघात है, पीछे मैंने नाम पढ़ा था, और दिवाकर मित्र है। दिवाकर मित्र की सहायता से
फाइनली राज्यश्री को उस वक्त बचा लिया जाता है जब राज्यश्री अपने आप को चिता में भस्म कर ही रही होती है। ठीक है, तो दिवाकर मित्र की सहायता से हर्ष ने राज्यश्री को खोज निकाला जब वह चिता बनाकर जलने जा रही थी, है ना। तो फाइनली हर्ष ने अपनी बहन को बचा लिया। ठीक है, अपनी बहन को बचाकर वो वापस आता है और वापस फिर वहीं आता है जहां वो भंडी को सेना का नेतृत्व सौंप कर गया था। भंडी जो है पूरी सेना के साथ में उसका क्या कर रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है। आगे देखिए, उसे बचाकर पुनः हर्ष गंगा नदी के तट पर वापस आया जहां भंडी सेना सहित उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, और हर्ष चरित्र जो है वो अचानक से यहीं पर समाप्त हो जाती है। यानी कि अभी जो हम कहानी पढ़ रहे थे ना, वो हम बाण भट्ट की हर्ष चरित्र में पढ़ रहे थे, है ना। और हर्ष चरित्र जो है वो आगे चलकर इसके पश्चात मौन हो जाती है, मौन। यानी कि अचानक से हर्ष चरित्र की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और उसके बाद में हर्ष ने क्या किया, सेना शशांक को मारने के लिए गई कि नहीं गई, है ना, शशांक को मार पाए कि नहीं मार पाए, है ना। तो पूरी ढंग से जानकारी हमें नहीं मिलती, थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, पूरी जानकारी हमें नहीं मिलती है। फिर उसके लिए फिर हमें कुछ अन्य स्रोत, चीनी यात्री हेनसांग है, ठीक है, उसके कुछ स्रोत लेने पड़ेंगे, उनकी सहायता से फिर हम आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, हर्ष व शशांक के युद्ध के बारे में हर्ष चरित्र क्या है, मौन है, मौन है, चुप है, चुप है। चलिए, संभवतः अपने मित्र, अब देखिए फिर हम एक अनुमान तो लगाएंगे ना भाई, इतिहासकार बीच का रास्ता तो ढूंढेंगे ही कि शशांक का क्या हुआ होगा। देखिए, शशांक ने कुछ समय के लिए क्या किया था, मैंने बताया भाई कन्नौज पर क्या किया था, अधिकार किया था। लेकिन अब देखिए, राज्यश्री को बचाया जा चुका है, हर्ष जो है सैन्य अभियान के लिए निकल चुका है। संभवतः यह हो सकता है कि अपने मित्र मालवराज देवगुप्त, देवगुप्त के मारे जाने, भाई राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी थी, आपको मैंने पढ़ाया था पीछे, तो देवगुप्त मारा गया है। और दूसरी तरफ कामरूप का राजा भास्कर वर्मा और हर्ष, इन दोनों के बीच में भी क्या हो चुकी है, संधि प्रस्ताव हो चुकी है। किसके खिलाफ, शशांक के खिलाफ। तो संभवतः देवगुप्त मारा गया और हर्ष भास्कर वर्मा की मैत्री संधि हो गई। इन सबसे भयभीत होकर शशांक ने बिना युद्ध किए ही कन्नौज को छोड़ दिया। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि भाई हर्ष ने कन्नौज को छोड़ दिया बिना किसी युद्ध के ही, क्योंकि हर्ष जो है वो भास्कर वर्मा के साथ में मैत्री संबंध कर लेता है, शशांक इससे भयभीत हो जाता है, और शशांक का मित्र जो है देवगुप्त, देवगुप्त की भी क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो हम मान सकते हैं कि शशांक ने क्या किया, कन्नौज छोड़ दिया। हेनसांग का कथन है कि कन्नौज के राजनीतिज्ञों ने बोनी, बोनी या फिर पोनी, पोनी के नेतृत्व में हर्ष को कन्नौज का राज्यभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु उसने अस्वीकार कर दिया। अब भाई क्या होता है, बहन को बचा लिया, बहन को बचाने के पश्चात फिर क्या हुआ, बहन को बचाने के पश्चात में वह वापिस आ जाता है। अब कन्नौज की राजगद्दी पर कौन बैठे, है ना। तो ऐसा बताया जाता है हेनसांग द्वारा कि ये बोनी या फिर पोनी के नेतृत्व में हर्ष को कन्नौज का राज्यभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, परंतु हर्ष इसे अस्वीकार कर देता है, एक बात। दूसरी बात है, हर्ष ने अवलोकितेश्वर बोधिसत्व से परामर्श लिया, परामर्श लिया कि भाई अब क्या करूं, गद्दी पे बैठूं, छोड़ दूं। तो ये बोलते हैं कि भाई साहब छोड़ो ये मोह माया, कुछ मतलब नहीं है। तो बोधिसत्व ने उन्हें कन्नौज के सिंहासन पर बैठने की तथा महाराज की उपाधि ग्रहण न करने को कहा कि भाई न तो गद्दी पे बैठो, न ही महाराज की उपाधि धारण करो। ठीक है, तो ये भी मना कर देते हैं। आगे देखो, हर्ष ने आर्यपुत्र, राजपुत्र, कुमार की उपाधि धारण कर अपना उपनाम शिलादित्य रखा। ये कौन बता रहा है, ये हेनसांग बता रहा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। शिलादित्य किसे कहा जाता है, शिलादित्य हर्ष को ही कहा गया है। ठीक है ना, हेनसांग जो है चीनी यात्री जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा करता है, वो हर्ष को शिलादित्य नाम से पुकारता है, याद रखना। ठीक है ना। अब एक बार तो हर्ष ने क्या सोचा कि चलो ठीक है कन्नौज की गद्दी पर नहीं बैठेंगे, लेकिन फिर एक समय के पश्चात हर्ष जो है सबकी शपथ, सारी शपथें तोड़कर बड़ी बड़ी उपाधियां भी धारण करेगा और कन्नौज की गद्दी पर भी जो है राज्यश्री के साथ शासन करेगा, राज्यश्री को प्रशासनिक सहायता भी देगा, राजधानी को भी स्थानांतरित कर देगा। हर्ष ने कालांतर में लगभग 612 ईस्वी में अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन कर महाराजाधिराज की उपाधि, जानकारी मिलती है बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख से, है ना, महाराजाधिराज की उपाधि सहित पूर्ण राजकीय उपाधियों को ग्रहण कर लिया। कन्नौज में हर्ष अपनी बहन राज्यश्री के संरक्षण के रूप में रहा, मतलब संरक्षक के रूप में रहा, और ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद कन्नौज उसके राज्य में सम्मिलित हो गया। अब भाई ग्रहवर्मा की मृत्यु होगी, बहन को प्रशासनिक सहायता चाहिए, हर्ष फिर क्या करेगा भाई, हर्ष जो है कन्नौज को राजधानी परिवर्तित कर देगा। इस पूरी घटना को रमाशंकर त्रिपाठी ने क्या बोला, शांतिपूर्ण अपहरण, कि भाई साहब ये क्या है,
ये तो शांतिपूर्ण अपहरण है, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, ठीक है ना। शांतिपूर्ण क्या है, अपहरण है भाई। कन्नौज ना तो कोई लड़ाई लड़नी पड़ी ना कुछ और, गृहवर्मा की मृत्यु हो गई, राज्यश्री को सहायता देने के लिए स्थानांतरित कर ली राजधानी कन्नौज में। भाई ये तो क्या हो गया, शांतिपूर्ण अपहरण हो गया, ठीक है ना। ये माना किसने, रमाशंकर त्रिपाठी ने, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। चीनी ग्रंथ फेंग चिह के अनुसार हर्ष तथा राज्यश्री साथ साथ कन्नौज के सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हर्ष ने राजधानी कहाँ परिवर्तित करी, हर्ष ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी कन्नौज में। राज्यश्री को सहायता देनी थी ना प्रशासन में, कन्नौज में स्थानांतरित कर दी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हर्ष जो है वो हर्ष संवत भी चलाता है, याद रखना, गद्दी पर बैठता है जब 606 में, तो उस समय हर्ष संवत की क्या करता है, शुरुआत करता है। हर्ष संवत कितना है, 606 ईस्वी। पूछ लिया जाए हर्ष संवत कब चला है, 606 ईस्वी में। हेनसांग कन्नौज पर राज्य शासन ग्रहण करते हुए हर्ष द्वारा ली गई प्रतिज्ञा का उल्लेख करता है। हेनसांग बोलता है कि जब हर्षवर्धन क्या करेगा, कन्नौज पर राज्य शासन ग्रहण करेगा तो वो क्या प्रतिज्ञा लेगा, देखिए। मेरे भाई के शत्रु अभी तक दंडित नहीं किए जा सके हैं, मैं उनका सर्वनाश न करने तक दाहिने हाथ से भोजन नहीं करूंगा। हर्ष बोलता है कि भाई मैं निकला तो था शशांक को मारने के लिए, मेरे भाई की हत्या के बदले के लिए, लेकिन बीच में क्या हो गया, राज्यश्री ने क्या कर दिया, पंगा खड़ा कर दिया। राज्यश्री चली गई क्या करने, अपने आप को भस्म करने। तो अपनी जिंदा बहन को बचाना मेरा फर्ज था, तो बहन को बचाने के लिए मैं निकल गया। अब बहन को प्रशासन में मदद देना भी मेरा फर्ज था, तो राजधानी मैंने कन्नौज में स्थानांतरित कर ली। लेकिन अभी तक मेरे भाई के हत्यारे जिंदा है, और जब तक मेरे भाई के हत्यारों को यानी कि गोड़ को, शशांक गोड़ को मैं नहीं मारूंगा, तब तक मैं दाहिने हाथ से भोजन नहीं करूंगा, है ना। यानी सीधे हाथ से खाना नहीं खाऊंगा, उल्टे हाथ से खाऊंगा। अब क्या पता उल्टा ही हाथ चलता हो हर्ष का मेरी तरह ना, जैसे मैं लेफ्टी हूँ। तो बाकी चलिए कोई बात नहीं, मैं दाहिने हाथ से भोजन नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, मैं उल्टे हाथ से भोजन करता हूँ, सीधे हाथ से कर सकता हूँ क्या, हाँ प्रैक्टिस करूंगा, 4-5 दिन खाऊंगा तो फिर वो हैबिट ऐसी हो जाएगी कि सीधे हाथ से भी खा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हर्ष ने ये उपाधि ली है, सॉरी हर्ष ने ये प्रतिज्ञा ली है, तो इसका सम्मान करते हैं हम। आगे चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं हर्ष का विजय अभियान। अब हम देखते हैं भाई हर्ष के विजय अभियान के बारे में, है ना। क्योंकि देखिए हेनसांग जो है वो हर्ष के जो अभियान को 2 कालों में बांटता है। हेनसांग का जो वर्णन है ना उसके अनुसार देखिए, हेनसांग के विवरण के अनुसार इतिहासकारों ने हर्ष के काल को 2 भागों में विभाजन किया, 2 भागों में विभाजित किया। अब देखो 2 भाग कौन कौन से, एक भाग तो ये देखो 606 से 612 ईस्वी, 612 ईस्वी, इसको तो बोल दिया गया युद्ध काल, ठीक है। और फिर 612 से 642 ईस्वी, इसको बोल दिया गया शांति काल। ये हेनसांग के विवरण के अनुसार बताया गया है, ठीक है ना। हेनसांग के विवरण के अनुसार 606 से लेकर 612 तक का जो काल था हर्ष के जीवन का, ये तो युद्ध काल का था, इस समय युद्ध करता है वो बहुत सारा। और 612 से 642 तक शांति काल था। लेकिन देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन का जो ये विवरण है हेनसांग के अनुसार, इस विवरण को हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि दक्षिण भारत की अगर हम देखें, पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध होता है ना, तो वो भी लगभग 612 के बाद ही होता है, ठीक है ना। नर्मदा घाटी का जो युद्ध होता है हर्ष का, ठीक है, युद्ध तो उस समय भी होता है। शशांक के खिलाफ अगर हम देखें अभियान, अगर हम बंगाल पर उसके कुछ विजय अभियान की बात करें तो वो भी बाद में होते हैं, है ना। तो ये मानना थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि इतिहासकारों ने हेनसांग के विवरण के अनुसार में ये 2 अलग अलग काल विभाजित किए हैं। बाकी ये इतना उचित नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे अभी आगे और बहुत युद्ध होंगे, है ना। चलिए तो देखिए जानकारी के जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं भाई। हर्ष के विजय अभियान की जानकारी हमें हर्ष चरित्र से मिल जाएगी,
आर्य मंजूश्री मूलकल्प से मिल जाएगी, हेनसांग जो है उसके यात्रा विवरण से मिल जाएगी, सीयू की नामक यात्रा विवरण लिखा है इसने, और मातवालिन, मातवालिन जो है वो भी एक चीनी यात्री है और इसके विवरण से मिल जाएगी। आइए बात करते हैं। देखिए, हेनसांग के अनुसार हर्ष तब तक युद्ध करता रहा जब तक वह पंच भारत का स्वामी नहीं बन गया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हेनसांग ने जो पंच भारत का है वो किसको कहा है? देखिए, हेनसांग ने पंच भारत को सबसे पहले तो इंतु नाम से पुकारा, इंतु परंतु किंतु जो भी है, इनतु, ठीक है। हेनसांग बोलता है कि जब तक हर्ष ने इंतु को नहीं जीत लिया तब तक लड़ता रहा। इंतु का मतलब क्या है? पंच भारत। तो हेनसांग के अनुसार हर्ष तब तक युद्ध करता रहा जब तक वह पंच भारत का स्वामी नहीं बन गया, ठीक है। तो पंच भारत को हेनसांग ने क्या नाम दिया? चाइनीज नाम, इंतु। अब इंतु में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे पंच भारत में? तो देखो, पंच भारत में पंजाब है, गोड़ है, मिथिला है, कन्नौज है और उड़ीसा है, ठीक है। तो कन्नौज पर तो क्या हो गया था? हर्ष का अधिकार हो ही गया था, राजधानी स्थानांतरित हो ही गई थी। गोड़ों को क्या करना था? गोड़ों को जो है इस पृथ्वी को गोड़ विहीन बनाना था, शशांक गोड़ को जो है पराजित करना था ना, तो वो भी शपथ अभी बाकी थी। तो जब तक इंतु को नहीं जीत लिया तब तक हर्ष लड़ता रहा, अकॉर्डिंग टू हेनसांग। हेनसांग ये बात बोल रहा है। वहीं एक और चीनी यात्री है मातवालिन। मातवालिन क्या बताता है कि हर्ष 618 से 627 ईस्वी के मध्य कई युद्धों में फंसा रहा। इट मीन्स हेनसांग के विवरण के अनुसार जो काल विभाजन हुआ था 606 से 612 तक का युद्ध काल, हम उसको युद्ध काल हुआ था उसको हम फिर उसके आगे जो उसने बोला शांति काल, 612 से 642 तक शांति काल। तो हम अगर मातवालिन की बात माने तो देखिए 618 से 627 तक ये बोल रहा है कि बहुत सारे युद्धों में हर्षवर्धन जो है वो फंसा रहा था, ठीक है। तो इट मीन्स युद्ध तो 612 ईस्वी के बाद में भी किए थे हर्ष ने, है ना। चलिए, तभी मैं आपको बोल रहा था कि ये जो विवरण है शांतिकाल और युद्ध काल वाला, ये हेनसांग के अनुसार है, सबके अनुसार नहीं है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, प्रथम पूर्वी अभियान। अब हम देखिए अभियान इसके देखेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अभियान होगा ना वो होगा नर्मदा नदी घाटी वाला अभियान, पुलकेशिन द्वितीय के खिलाफ। बाकी ये भी देखने के वल्लभी वाला भी इंपॉर्टेंट है। वल्लभी वाला भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पूर्वी अभियान, देखिए 606 से 612 ईस्वी तक उसने संभवतः उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार तथा मालवा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रथम पूर्वी अभियान, पहला पूर्वी अभियान हुआ। दूसरा जो पूर्वी अभियान होगा ना वो शशांक को खत्म करने के लिए होगा, याद रखना। तो पहला पूर्वी अभियान जो हुआ वो लगभग 606 से 612 के बीच में समाप्त हो चुका था, और इस बीच इसने उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और मालवा पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। याद रखना ये बात, प्रथम पूर्वी अभियान इतना ही याद रखना है। फिर देखो वल्लभी का युद्ध, ये महत्वपूर्ण है। वल्लभी कहां पर है भाई? आधुनिक गुजरात में है। जब हर्ष ने वल्लभी पर आक्रमण किया तो वल्लभी का शासक कौन था? ध्रुवसेन द्वितीय था। कौन था? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ध्रुवसेन द्वितीय था। ध्रुवसेन द्वितीय जो है इसको दुर्लभ भट्टा या फिर ध्रुव भट्ट भी कहते हैं। ये दुर्लभ भट्ट है ना, भट्टा नहीं है। इसको दुर्लभ भट्ट या ध्रुव भट्ट भी कह देते हैं। बाकी ध्रुवसेन द्वितीय याद रख लो आप। हर्ष ने आक्रमण कर उसे परास्त कर लिया, यानी कि ध्रुवसेन को हर्ष ने क्या कर दिया? परास्त कर दिया, आक्रमण किया वल्लभी पर, है ना। आगे देखो, ध्रुवसेन ने भागकर हड़ोच के गुर्जर शासक दत्त द्वितीय के दरबार में शरण ली। अब हर्ष वो ध्रुव जो है भागकर क्या करता है? दत्त द्वितीय के दरबार में शरण ले लेता है। गुर्जर नरेश ने हर्ष से उसका राज्य वापस दिला दिया। तो दत्त द्वितीय जो गुर्जर नरेश है वो हर्ष को बोलता है कि भाई छोड़ दे, इसका शासन इसको वापस दे दे। क्या मतलब है? ठीक है। ध्रुवसेन द्वितीय ने हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज तथा प्रयाग की सभा में भाग लिया था, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो, अब पहले वापिस से सुनो, देखो इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम पूर्वी अभियान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वल्लभी का अभियान इंपॉर्टेंट है। अब देखो सुनो, वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। जब हर्ष ने आक्रमण किया तब यहाँ शासक कौन था? ध्रुवसेन द्वितीय। हर्ष ने इस पर आक्रमण किया और उसको क्या कर दिया? परास्त कर दिया। ध्रुवसेन द्वितीय भागकर कहाँ चला गया? गुर्जर शासक, भड़ोच के गुर्जर शासक दत्त द्वितीय की शरण में। दत्त द्वितीय ने हर्षवर्धन और ध्रुवसेन के बीच में संधि करवा दी कि लड़ो मत, ठीक है। तो फिर गुर्जर नरेश ने हर्ष से उसका राज्य उसको वापस दिला दिया, यानी ध्रुवसेन का राज्य उसको वापस दिला दिया, ठीक है ना। ध्रुवसेन के साथ में मैत्री संबंध स्थापित हो जाते हैं हर्ष के। ध्रुवसेन के साथ में, ध्रुवसेन द्वितीय के साथ में हर्ष के मैत्री संबंध स्थापित हो जाते हैं, और हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज तथा प्रयाग की सभा में ध्रुवसेन भाग लेता है, याद रखना, ठीक है ना।
अभी मैं आपको जब हर्ष की धार्मिक व्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगा या फिर समाज संस्कृति पढ़ाऊंगा, तब हम प्रयाग और कन्नौज की जो सभाएं हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ इतना जान लो कि ध्रुवसेन द्वितीय जो है हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज और प्रयाग की सभा में भाग लेता है। ऐसे ही हम बात करेंगे कामरूप के राजा की भास्कर वर्मा की, तो भास्कर वर्मा भी क्या करेगा, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज और प्रयाग की जो सभा है उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मृत्यु हो जाती है। अब देखिए थोड़ी सी बात और देखिए आगे, ये जो सारी जानकारी मिली हमको कहां से मिल रही है, इस घटना का उल्लेख हमें जय भट्ट तृतीय के नौसारी दानपत्र बड़ौदा से मिलता है, ठीक है। और ये नौसारी जो दानपत्र है ये लगभग 706 ईस्वी का है, ठीक है ना। तो इस घटना की जानकारी हमें लगभग जय भट्ट तृतीय के, है ना, जय भट्ट द्वितीय बोल दिया वो शायद पीछे गलती से, कोई बात नहीं, अब जो भी है जय भट्ट तृतीय, है ना, जय भट्ट तृतीय के नौसारी दानपत्र जो है लगभग 706 ईस्वी का है, इसमें जानकारी मिलती है, ठीक है ना, कि भाई ये सारी घटना ध्रुवसेन की जो हर्ष और ध्रुवसेन के बीच में जो मैत्री संबंध हुआ उसकी जानकारी हमें कहाँ मिल जाएगी, उसकी जानकारी हमें मिल जाएगी नौसारी दानपत्र में। अब सुनो देखो, मैंने क्या बताया, ध्रुवसेन भागकर दत्तादित्य के पास में गया, दत्तादित्य ने दोनों में संधि करवा दी, गुर्जर नरेश ने हर्ष से उसका राज्य वापस दिला दिया, ध्रुवसेन और हर्ष के बीच में दोस्ती हो गई, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज और प्रयाग की सभा में ध्रुवसेन भाग लेता है, याद रखना। अब देखिए ऐसा बताया जाता है कि हर्ष जो है, हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया, ध्रुवसेन द्वितीय से किया, द्वितीय से, ये बात भी याद रखना। अब देखो, अब आपको एक थोड़ी सी और बात बताता हूँ, यही मैं आगे देखो, वापिस से आओ, कन्नौज, ठीक है, वल्लभी, ठीक है, चालुक्य। अब देखो, अब देखो हर्ष जो है वो क्या कर रहा था, कन्नौज पर अधिकार कर रहा था। हर्ष ने क्या किया, हर्ष ने जो है वल्लभी पर अटैक किया, वल्लभी पर क्या किया, आक्रमण किया, ठीक है। अब देखो वल्लभी पर आक्रमण किया हर्ष ने, वल्लभी का जो शासक था ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन द्वितीय जो है कहाँ भाग के चला गया, गुजरात में ही है क्या, भड़ोच, और वहां के शासक दत्तादित्य के पास में चला गया, जैसे कि पीछे हम जस्ट पढ़ चुके हैं, भड़ोच के गुर्जर शासक दत्तादित्य के पास में चला गया। अब देखो, अब यहां पर देखो दो काम हो सकते थे, हर्ष या तो ध्रुवसेन को वहीं पर, या तो हर्ष ध्रुवसेन को परास्त तो कर दिया हर्ष ने ध्रुवसेन को, लेकिन ध्रुवसेन कहां चला गया, अब दत्तादित्य के दरबार में। तो सीधी सी बात है भाई, दत्तादित्य ने शरण दे दी ध्रुवसेन को, इट मींस हर्षवर्धन और अब दत्तादित्य के बीच में क्या होनी चाहिए थी, लड़ाई होनी चाहिए थी, है ना। जैसे अक्सर क्या होता है, कोई आक्रमणकारी होता है, उसको अगर मान लो कोई शरण दे दी जाती है अपने दरबार में, तो फिर जो दरबार में शरण देगा उसका और उस राजा के आपस में लड़ाई हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैंने किसी आतंकवादी को अपने घर में शरण दे दी, है ना, तो पुलिस वाले आएंगे तो वो मुझसे लड़ेंगे अब, है ना। वैसे ही दत्तादित्य, दत्तादित्य ने शरण दी किसको, ध्रुवसेन को, ठीक है। और यहां पर हर्ष किसका दुश्मन है, ध्रुवसेन का, तो हर्ष के दुश्मन को हेल्प ये कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में दुश्मनी होगी कि नहीं होगी, होगी। तो यहां पर हो सकता था कि दोनों के बीच में संघर्ष हो जाता, लेकिन हर्ष ने अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाया, हर्ष ने संघर्ष करने के बजाय हर्ष ने दत्तादित्य के कहने पर ध्रुवसेन का राज्य उसे वापस सौंप दिया, ध्रुव के सैन के साथ में मैत्री संबंध बना लिए, ध्रुवसेन के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। क्यों, देखिए, क्योंकि हर्ष को पता था, ये देखिए ये जो एरिया है ये चालुक्य है। अब देखो हर्ष को पता था कि अगर मुझे यहां पर चालुक्यों पर अपना अधिकार जमाना है तो वल्लभी जो है वो उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, यानी कि यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां अटैक इजीली किया जा सकता है। डायरेक्ट अगर कन्नौज से यहां आता तो शायद थोड़ा मुश्किल पड़ता, यहां से अगर यहां तक मैत्री संबंध स्थापित हो जाते हैं तो उसके बाद में दक्षिण में प्रसार जो है वो इजीली हो जाएगा। तो इस वजह से हर्ष ने जो है यहाँ मैत्री संबंध बना लिए, मैत्री संबंध बना लिए ताकि चालुक्यों पर जो है इजीली फिर
पकड़ बनाई जा सके, चालुक्यों पर आक्रमण किया जाए। तो दिमाग का काम में लिया हर्ष ने, ठीक है ना, याद रखना यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी के साथ में जो है वल्लभी के साथ में मैत्री संबंध हो जाते हैं, और फिर देखते ही देखते जो हर्ष का जो साम्राज्य है वो लगभग लगभग नर्मदा नदी तक विस्तारित हो जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वल्लभी का युद्ध हमने देख लिया, अब हम देखते हैं सिंध विजय। बाण के हर्ष चरित्र व हुएनसांग के विवरण से पता चलता है, यानी कि सिंध विजय, हर्ष की जो सिंध विजय है उसकी जानकारी हमें कहां से मिलेगी? बाण भट्ट के हर्ष चरित्र से, और हुएनसांग का विवरण है सीयू की नाम से, उससे। ठीक है, आगे देखिए। हुएनसांग के विवरण के अनुसार सिंध देश का राजा शूद्र तथा बौद्ध धर्मानुयायी था, शूद्र था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हर्ष ने उसे परास्त किया, किंतु उससे भेंट व उपहार लेकर ही संतुष्ट हो गया। ठीक है, यानी कि हर्ष जो है वो क्या करता है, हर्ष क्या करता है, सिंध के राजा को क्या करता है, परास्त करता है। सिंध के राजा को परास्त करके उससे कुछ उपहार लेकर ही क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, यानी कि उसके राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाता है। ये घटना कुछ वैसी ही है जैसी समुद्रगुप्त जो है दक्षिण भारत में जो पॉलिसी अपनाता है, वैसी ही पॉलिसी हर्ष की यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो हर्ष की यह नीति समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के राज्यों के प्रति अपनाई गई धर्म विजय की नीति के समान है, यानी कि उन्हें अपने अधीन कर लेना, उनसे टैक्स वगैरह लेना, उपहार लेकर जो है उन्हें छोड़ देना। ठीक है ना। चलिए, सिंध का राजा संभवतः साहसी राय था। भाई सिंध के राजा का नाम नहीं मिलता है, संभवतः उसका नाम साहसी राय रहा होगा। ठीक है, संभवतः। ठीक है, याद रखिएगा। सिंध विजय हो गई। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण विजय है क्या? पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। अब आओ भाई, अब पीछे चलो थोड़ा सा, मैप देखो। अब ये मैप देखो, मेरे को ही साफ नहीं दिख रहा, आपको क्या दिख रहा होगा, पर कोई बात नहीं, दिखाना ही पड़ेगा। अब क्या करें, देखो देखो, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा यार। चलो देखो, यहाँ जो लोकेशन है मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है, ये है पुलकेशिन द्वितीय की। द्वितीय, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ नर्मदा नदी वाला क्षेत्र है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी हम भी ले आए हैं। यहाँ जो क्षेत्र है ये नर्मदा नदी वाला क्षेत्र, रेलगाड़ी की पटरियाँ नहीं है ये, ठीक है ना, नदी है। ठीक है, लगभग नर्मदा नदी। ठीक है, और इससे ऊपर तक जो है, इससे ऊपर तक यानी कि यहाँ तक वल्लभी, है ना, और आगे फिर कन्नौज और इन क्षेत्रों में देख रहे हैं अभी पूरी। तो यहाँ तक जो है हर्ष का जो है साम्राज्य विस्तार हो चुका था। येलो कलर दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा शायद, चलो कोई नहीं, ब्लैक ही ले लेते। ठीक है, यहाँ तक जो है वो हर्ष का क्या हो गया था, साम्राज्य विस्तार। ठीक है, ये देखिए आप। तो अब देखो भाई, सीधी सी बात है भाई, हर्ष के साम्राज्य की सीमा और पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य की सीमा मिलने लगी थी। ठीक है, तो हर्ष के साम्राज्य की सीमा और पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य की सीमा क्या करने लगी थी, मिलने लगी थी। तो देखो हर्ष क्या चाहता था, हर्ष दक्षिण में विस्तार करना चाहता था, विस्तार चाहता था। ठीक है, तो यहां पर नीचे कौन बैठा है, पुलकेशिन द्वितीय बैठा है। पुलकेशिन द्वितीय, याद रखना, हर्ष के दक्षिण विस्तार को किसने रोका, किसने रोका? तो किसने रोका था, वो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। इसका मतलब दोनों में क्या हुआ, युद्ध हुआ, और युद्ध जो हुआ था उसको युद्ध बोलते हैं, देखिए, नर्मदा नदी घाटी का युद्ध। नर्मदा नदी घाटी का युद्ध, ये युद्ध होता है लगभग 630 से 34 ईस्वी के बीच में। ऐहोल अभिलेख में जानकारी मिलती है। ठीक है, इस युद्ध की जानकारी हमें मिलेगी ऐहोल अभिलेख, ऐहोल कर्नाटक में। और एक इस युद्ध की जानकारी मिलेगी हमें हेनसांग के विवरण से, हेनसांग का विवरण। इसी के साथ में हेनसांग का जो जीवन चरित्र लिखने वाला वीली, वीली का विवरण,
उससे भी हमें जानकारी मिल जाती है। यानी कि विली कौन है जिसने हेनसांग का क्या लिखा, जीवन लिखा, हेनसांग की जीवनी लिखी, ठीक है ना, उससे जानकारी मिल जाती है। यहां पर युद्ध होता है और हर्ष जो है इसमें क्या हो जाता है, पराजित, हर्ष जो है पराजित हो जाता है, ठीक है ना, याद रखना। तो ये कच्चा खाका कच्चा बताया आपको, अब एग्जैक्ट पीछे हम पढ़ लेते हैं, ये है ना, मैप से थोड़ा समझने का इजी रहेगा। नर्मदा नदी घाटी तक विस्तार हो चुका था हर्ष का, हर्ष इससे नीचे आना चाहता था बट पुलकेशिन द्वितीय ने नहीं आने दिया, ठीक है। आओ पीछे, पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध, हर्ष के राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी, ठीक है ना, नर्मदा नदी तक चली गई थी, ठीक है, नदी तक पहुंच गई। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली शासक था। पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर विस्तार करना चाहता था। फाइनली ये पूरी घटना मैंने आपको बता दी है। आगे देखो, पुलकेशिन व हर्ष द्वितीय के बीच में हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है दोनों के बीच में। इसमें हर्ष की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। युद्ध के प्रमाण यानी युद्ध की जानकारी हमें कहां से मिलेगी, एक तो ऐहोल अभिलेख है हमारे पास में, किसने लिखा इसको, रवि कीर्ति ने। मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, जब हमने स्रोत की बात की थी तब मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ आपको ना, रवि कीर्ति मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, ऐहोल अभिलेख के बारे में पढ़ा चुका हूँ, और साथ ही मैं आपको हेनसांग और ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ पीछे स्रोत के अंदर, ठीक है। और हेनसांग के यात्रा विवरण से हमें जानकारी मिल जाती है। इसी के अलावा हमें इस युद्ध की जानकारी मिल जाती है हेनसांग का जीवनीकार जो है विली, उसके विवरण से भी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हेनसांग के अनुसार शिलादित्य, अब हेनसांग जानकारी देता है तो क्या जानकारी देता है, देखो, हेनसांग के अनुसार शिलादित्य किसको कहा है, हेनसांग ने हर्ष को कहा है। शिलादित्य की मोहोलचय यानी महाराष्ट्र के पुलो की सुनी, है ना, पुलो की सुन, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने अधीनता स्वीकार नहीं की। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि भाई पुलकेशिन द्वितीय जो है वो हर्ष की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। इट मीन्स हर्ष को जो है पराजित होना पड़ता है। ऐहोल अभिलेख में क्या लिखा गया है, युद्ध में हाथियों की सेना के मारे जाने के कारण हर्ष का हर्ष समाप्त हो गया। हर्ष का हर्ष बोले तो हर्ष का आनंद, हर्ष का हर्ष समाप्त हो गया। ऐहोल अभिलेख में हर्ष को क्या कहा, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं इस पे लगा लो 7 8 10 20 जितने सितारे आपके जेब में पड़े सारे लगा लो। ऐहोल अभिलेख में हर्ष को सकलोत्तर पथनाथ कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारतीय लेखों में हर्ष को क्या कहा गया, ऐहोल अभिलेख नाम नहीं आएगा, सीधा आएगा क्या, एग्जाम में पूछा जाता है दक्षिण भारत के अभिलेख में हर्ष को क्या कहा गया है, तो सकलोत्तर पथनाथ, ठीक है। और ऐहोल अभिलेख में क्या कहा गया, तो भी क्या आएगा, सकलोत्तर पथनाथ, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गज सेना का उल्लेख भी किसमें मिलता है, ऐहोल अभिलेख में मिलता है। और यहां पर हर्ष के गज का नाम क्या था, हर्ष के गज का दर्पशात था, यानी कि गज का नाम, ठीक है ना, ये नाम लिखना भूल गया, हर्ष के गज का नाम क्या था, दर्पशात था, दर्पशात, ठीक है। ये केरी अभिलेख में भी हर्ष की पराजय का उल्लेख मिलता है, एक जानकारी हमें ये केरी अभिलेख में मिल जाती है, याद रखना। हैदराबाद दानपत्र में पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर तथा दक्षिणापथ पार्थित्य स्वामी कहा गया है, ठीक है, दक्षिणापथ पार्थिव्य स्वामी कहा गया, ये पूरा एक ही नाम है ना, इसमें इसको रेड करना भूल गया था वो, ये भी एक ही नाम है, दक्षिणापथ पार्थित्य स्वामी कहा गया, किसमें, हैदराबाद दानपत्र में। हैदराबाद दानपत्र किसका है, हैदराबाद दानपत्र है पुलकेशिन द्वितीय का। आगे चलो, युद्ध की तिथि, अब देखिए ऐहोल अभिलेख युद्ध की तिथि को लेकर अलग अलग विवादों में, अलग अलग विद्वानों में विवाद है, ठीक है। क्या है, देखो अगर हम हेनसांग की बात करें तो हेनसांग ने तो क्या बोला भाई 612 ईस्वी के बाद में हर्ष ने युद्ध नहीं किए, उसके बाद में शांतिकाल चला, ठीक है। लेकिन हेनसांग की बात को मानना सही नहीं है। फिर जानकारी का स्रोत हमारे पास में दूसरा क्या बचा, ऐहोल अभिलेख बचा। वैसे और भी अभिलेख है लेकिन ऐहोल अभिलेख जो है स्पष्ट जानकारी मिल रही है। ऐहोल अभिलेख की तारीख की बात करेंगे तो देखिए 630 ईस्वी के पुलकेशिन द्वितीय के, एक तो है लोह नारा अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का उल्लेख है। अब देखो सुनो, हम कौन से युद्ध की तिथि की बात कर रहे हैं, हम नर्मदा घाटी का जो युद्ध हुआ था उसकी तिथि की बात कर रहे हैं, है ना। 630 ईस्वी के पुलकेशिन द्वितीय के लोह नारा अभिलेख में पुलकेशिन की विजय का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसमें पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का उल्लेख नहीं है, इसमें पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। 634 ईस्वी के ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वारा हर्ष की पराजय का उल्लेख मिलता है ना। तो संभवतः मान सकते हैं ये युद्ध हुआ था 630 से 634 ईस्वी के मध्य, जैसा कि मैंने पीछे आपको लिखवाया यहां पर 630 से 634 ईस्वी के मध्य ये युद्ध हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। तो युद्ध की तारीख पर कंफ्यूज नहीं होना, 630 से 634 के मध्य लड़ा गया था। आइए अब आगे लड़ेंगे द्वितीय पूर्वी अभियान। पहला पूर्वी अभियान हमने देख लिया 606 से 612 तक, है ना।
उसके बाद में हमने फिर वल्लभी अभियान देखा, सिंध अभियान देखा, पुलकेशिन द्वितीय के खिलाफ नर्मदा घाटी वाला युद्ध देखा, जिसमें हर्ष की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। अब हम देखते हैं द्वितीय पूर्वी अभियान। अब द्वितीय पूर्वी अभियान के तहत हम देखेंगे कि ये जो अभियान किया गया था ये शशांक को पराजित करने के लिए किया गया था। तो देखते हैं, इस अभियान का उद्देश्य शशांक के राज्य को जीतना था। ठीक है, इसमें उड़ीसा, बंगाल और मगध शामिल थे। ठीक है ना, मगध शामिल था इसमें, याद रखना। गंजाम लेख उड़ीसा में शशांक को महाराजाधिराज कहा गया है ना। तो देखिए गंजाम लेख में क्या कहा गया, गंजाम लेख में शशांक को महाराजाधिराज कहा गया है। ठीक है ना, और गंजाम लेख कहाँ का है, उड़ीसा का। शशांक की बात कर रहे हैं तो शशांक को क्या कहा गया है, महाराजाधिराज कहा गया है। गंजाम लेख जो है वो शशांक के महासामंत माधवराज द्वितीय का था, याद रखना। क्या, माधवराज द्वितीय का था क्या, गंजाम लेख। अब देखो द्वितीय पूर्वी अभियान, इस अभियान का उद्देश्य शशांक के राज्य को जीतना था। इसमें उड़ीसा शामिल था, बंगाल शामिल था और मगध शामिल था। शशांक के राज्य का केंद्र था बंगाल। ठीक है ना, केंद्र क्या था, बंगाल। यानी शशांक के राज्य का केंद्र कौन सा क्षेत्र था, बंगाल जो है शशांक के राज्य का केंद्र था। ठीक है ना, गंजाम लेख में शशांक को क्या कहा गया है, महाराजाधिराज कहा गया है। आगे देखिए अब, शे किया फेंग चे, ये भी क्या है, एक चीनी यात्री है, नामक चीनी साक्ष्य, ये एक चीनी साक्ष्य है। ठीक है ना, याद रखना। शे किया फेंगचे नामक चीनी साक्ष्य के अनुसार हर्ष ने कुमार राज बोले तो असम का भास्कर वर्मा के साथ मिलकर बौद्ध धर्म विरोधी शशांक को नष्ट कर दिया। ये जानकारी हमें मिल रही है किससे, चीनी साक्ष्य से। वहीं आर्य मंजूश्री मूलकल्प से भी शशांक की पराजय का संकेत हमें मिलता है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बोला गया है नाम का कोई व्यक्ति है ना, इसमें हर्ष के लिए है शब्द का यूज किया गया। क्या बोला गया है, नाम का कोई व्यक्ति है, उसने क्या कर दिया, उसने शशांक को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक है ना, वही चीनी लेखक है, चीनी लेखक मा त्वान लिन के अनुसार हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की थी। क्या की थी, मगध राज की उपाधि धारण की थी। ये मा त्वान लिन के अनुसार है, किसने, हर्ष ने, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मगध राज की उपाधि धारण करने का मतलब क्या है भाई, मगध पर अधिकार कर लिया है ना भाई। मगध जो कि शशांक के साम्राज्य में आ रहा था, उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। शशांक शैव था, उसने बौद्ध धर्म के विनाश का प्रयत्न किया है ना। वो क्या क्या करता है, उसने बोधि वृक्ष को कटवा डाला, कुशीनगर स्थित बौद्ध मठ का विनाश किया, पाटलिपुत्र में बुद्ध के पद चिन्ह अंकित पाषाण खंड को गंगा में फिकवा दिया। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में उसे बौद्ध स्तूपों तथा विहारों का विनाशक बताया गया है। अब देखो यहाँ पे बताया गया कि भाई उसने क्या करवा दिया, उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया है ना। इसी के साथ में उसने क्या करवा दिया भाई उसने क्या करवा दिया, उसने कुशीनगर स्थित बौद्ध मठ का विनाश करवा दिया है ना। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति है मगध का, है ना, मगध का शासक है जिसका नाम क्या है, पूर्णवर्मा। ठीक है, हेनसांग बताता है कि मगध पर जो है पूर्णवर्मा नामक शासक क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। ठीक है ना, अब बौद्ध धर्म का क्या था, ये शशांक दुश्मन था, है ना। और शशांक क्या करवाता है, बोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचा देता है, कुशीनगर स्थित बौद्ध मठ का विनाश करता है। लेकिन मगध का राजा होता है कौन, पूर्णवर्मा, ये वापिस से क्या करवा देता है, पुनरुद्धार करवा देता है। ऐसा बताया जाता है कि ये मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, और हर्ष ने जो है इसे पराजित किया था, हर्ष ने इसे क्या किया, पराजित किया। आपसे पूछ लिया जाए कि हर्ष ने किसे पराजित करके मगध पर अधिकार किया था, है ना, तो हेनसांग बताता है कि हर्ष ने पूर्णवर्मा को, है ना, किसको, पूर्णवर्मा को पराजित करके क्या किया था, मगध पर अधिकार किया था। हर्ष ने पूर्णवर्मा को पराजित करके मगध पर अधिकार किया था, याद रखेंगे। ठीक है, बाकी शशांक जो है वो इतना नुकसान करवाता है, पुनरुद्धार कौन करवा रहा है, पूर्णवर्मा करवा रहा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। उसकी मुद्राओं पर शिव तथा नंदी के चित्र मिलते हैं, यानी कि शशांक की मुद्राओं पर शिव तथा नंदी के क्या मिल रहे हैं, चित्र मिल रहे हैं। अब देखो हेनसांग बताता है कि का जंगल यानी कि राजमहल कहां पर है, बंगाल में हर्ष सैनिक शिविर यानी स्कंदावर लगाता है। इट मींस, अब आप देखो बंगाल में हर्ष सैनिक शिविर लगा रहा है, इट मींस बंगाल जो है वो हर्ष के अधिकार में अब आ चुका है। देखो सुनो, वापिस सुनो, कंफ्यूज प्यारे बच्चों नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। देखिए द्वितीय पूर्वी अभियान किया गया था जिसके तहत शशांक के राज्यों को जीतना था। यहाँ पे उड़ीसा, बंगाल और मगध इसके राज्य में आते थे। ठीक है ना, अब देखो गंजाम लेख में शशांक को क्या कहा गया है, महाराजाधिराज कहा गया है। ठीक है, अब देखो सुनो,
मगध पर अधिकार कर लिया हर्ष ने, पूर्णवर्मा नामक मौर्य शासक बताते हैं, ठीक है, और उसे पराजित करके मगध पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनसांग। हेनसांग ने बताया कि वो कोई मौर्य वंश का कोई शासक था, वैसे ही उसको पराजित करके जो है मगध पर अधिकार कर लिया। बंगाल पर अधिकार करने की पुष्टि हो जाती है कि बंगाल में वो अपना सैनिक शिविर लगाता है, ठीक है ना। देखो, का जंगल नामक जगह है, राजमहल बंगाल में, और यहाँ पर हर्ष क्या कर रहा है, सैनिक शिविर लगा रहा है। तो बंगाल में जो है सैनिक शिविर लगाता है, इट मीन्स बंगाल पर अधिकार हो गया। इसी के अलावा पुंड्रुवर्धन है, समतट है, ताम्रलिप्ति है, कर्णसुवर्ण है, पर भी हर्ष का अधिकार हो गया। ये सारे बंगाल की जगह है, यहाँ पर भी हर्ष का क्या हो गया, अधिकार हो गया, यानी कि बंगाल को भी जीत लिया। आगे चलो, हर्ष द्वारा उड़ीसा के जयसेन नामक बौद्ध विद्वान को 80 बड़े गांव की आय दान में देने का प्रयास किया गया, परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया। अब अगर ये जानकारी मिल रही कि हर्ष ने उड़ीसा के जयसेन नामक बौद्ध विद्वान को इतने गांव दान में देने की चाह, इट मीन्स हर्ष का उड़ीसा पर भी क्या हो गया, अधिकार हो गया। तो उड़ीसा था, बंगाल था और मगध था, है ना, शशांक के राज्य में, और तीनों पर हर्ष क्या कर लेता है, अधिकार लेता है। इससे हर्ष की कांगोद गंजाम विजय की क्या होती है, पुष्टि होती है। और कांगोद विजय जो है, कांगोद गंजाम कहाँ है, उड़ीसा में ही है। और इससे यानी कि हर्ष द्वारा उड़ीसा के जयसेन नामक बौद्ध विद्वान को 80 बड़े गांव की आय दान में देने का प्रयास किया जा रहा है। इट मीन्स जानकारी मिल रही है कि हर्ष ने उड़ीसा पर भी अधिकार कर लिया था। और याद रखना कि हर्ष की जो अंतिम युद्ध माना जाता है वो कांगोद ही माना जाता है ना, अंतिम विजय, अंतिम युद्ध, ठीक है। और ये लगभग 643 ईस्वी के आसपास माना जाता है, ठीक है ना। तो कांगोद जो अभियान था वो हर्ष का क्या था, अंतिम अभियान था। फिर बोल रहा हूं, पूछ लिया जाए एग्जाम में, हर्षवर्धन का अंतिम अभियान कौन सा था, कांगोद। कांगोद अभियान हर्षवर्धन का अंतिम अभियान था, लगभग 643 ईस्वी के आसपास माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये हर्ष तथा कामरूप। अब हम कामरूप की बात करते हैं। तो देखिए, कामरूप का राजा भास्कर वर्मा हर्ष का समकालीन था। उसने हंसबेग नामक दूत हर्ष के पास में भेजा था, संधि प्रस्ताव के लिए पीछे बात कर चुके हैं, ठीक है ना। हेनसांग, देखिए, उसने हंसबेग नामक दूत भेजकर हर्ष से क्या की, मैत्री संबंध कायम कर लिया। हेनसांग भास्कर वर्मा के दरबार में ठहरा हुआ था ना। फिर हर्ष क्या करता है, हेनसांग कौन होता है, हेनसांग चीनी यात्री होता है जो हर्ष के दरबार में होता है। और हंसबेग कौन होता है, हंसबेग भास्कर वर्मा का दूत होता है। भास्कर वर्मा हंसबेग को भेजता है, खुद भेजता है हर्ष के पास में कि क्या करे, मैत्री कर लो हमसे शशांक के विरुद्ध। हर्ष मैत्री कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। फिर हेनसांग जो है वो भास्कर वर्मा के दरबार में जाता है, किस मामले में जाता है कि भाई हम आगे शशांक को कैसे मारेंगे, क्या करेंगे, शशांक से कैसे बदला लेंगे। तो हेनसांग जो है पूरी योजना के लिए भास्कर वर्मा के दरबार में जा रहा है, ठीक है। तो काफी टाइम हो जाता है, तो हर्ष जो है वो संदेश भिजवाता है कि भाई हेनसांग को वापस भेज दो मेरे पास में, मेरा दूत है हेनसांग, उसको वापस भेज दो। तो भास्कर वर्मा मजाक मजाक में क्या बोलता है कि भाई चीनी यात्री को भेजने के बदले मैं मेरा सर भेजना ज्यादा पसंद करूंगा। हर्ष को गुस्सा आ जाता है, हर्ष सीरियस हो जाता है, वो बोलता है एक काम कर, तू अपना सर ही भेज, अब अपना सर ही भेज। और भास्कर वर्मा घबरा जाता है कि भाई साहब ये तो मजाक करके मैंने क्या कर दी, गलती कर ली, है ना, हंसी में धांसी हो गई। तो भास्कर वर्मा हेनसांग को लेकर स्वयं जो है हर्ष के दरबार में उपस्थित होता है। और भास्कर वर्मा जो है, ऐसा बताया जाता है, हेनसांग बताता है कि भास्कर वर्मा शिव का बहुत बड़ा उपासक था, और भास्कर वर्मा ने शिव के अलावा किसी के आगे अपना शीश नहीं झुकाया था, लेकिन हर्ष के सामने अपना शीश झुकाता है, ठीक है, ये जानकारी मिलती है। तो कामरूप का राजा भास्कर वर्मा हर्ष का समकालीन था। उसने हंसबेग नामक दूत भेजकर हर्ष के साथ मैत्री संबंध कायम किए। हेनसांग भास्कर वर्मा के दरबार में ठहरा हुआ था, हर्ष ने उसे बुलाने हेतु अपना दूत भेजा, ठीक है। भास्कर वर्मा ने कहा कि वह चीनी यात्री के बदले में अपना सिर भेजना पसंद करेगा। हर्ष क्रोधित हो गया, उसने बोला हाँ भाई ठीक है। हर्ष क्रोधित हुआ, वह भास्कर वर्मा का सिर मंगवाया। भास्कर वर्मा भयभीत हुआ, वह हेनसांग के साथ हर्ष के सम्मुख उपस्थित हुआ। भास्कर वर्मा हर्ष द्वारा आयोजित प्रयाग तथा कन्नौज की सभाओं में भी उपस्थित हुआ। याद रखना, भास्कर वर्मा भी उपस्थित हुआ, ध्रुवसेन द्वितीय भी, वल्लभी वाला वो भी उपस्थित होता है, ठीक है ना। अभी प्रयाग और कन्नौज की जो सभाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, हर्षकालीन संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, तब हम देख लेंगे उसको ना। अभी सिर्फ इतना जानो कि भास्कर वर्मा भी प्रयाग और कन्नौज की सभाओं में उपस्थित होता है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, भास्कर वर्मा क्या था, शैव धर्मानुयायी था। हेनसांग ने क्या कहा था कि वह शिव के अतिरिक्त किसी अन्य के समक्ष नतमस्तक नहीं हुआ, लेकिन हर्ष इतना शक्तिशाली था कि हर्ष के सम्मुख होना पड़ा। उसने हेनसांग से लाओत्से जो है वो भी चीनी दार्शनिक है ना, चीनी दार्शनिक है। तो भास्कर वर्मा ने हेनसांग से लाओत्से के ग्रंथ का संस्कृत अनुवाद करने का भी आग्रह किया था कि भाई ये चीनी है, इनको अनुवाद करवाओ संस्कृत में, है ना, आग्रह करता है कि भाई लाओत्से के ग्रंथों का अनुवाद करवाना है, ठीक है, हेनसांग से आग्रह करता है। नेक्स्ट देखो, हर्ष और नेपाल। अब देखिए कुछ अन्य विजय है, जैसे हर्ष की नेपाल विजय, हर्ष की कश्मीर विजय, है ना, जिसमें कहीं ना कहीं तो विद्वानों में मतभेद है और कहीं कहीं कुछ बातें सत्य भी है ना। तो इनको हम एक नज़र में देख लेते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, फिर भी बाई चांस कुछ इक्का दुक्का पूछा जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कितना क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर्ष और नेपाल। हर्ष चरित्र से के द्वारा
हिमाच्छादित पर्वतों के दुर्गम प्रदेश से कर वसूलने की जानकारी मिलती है। ऐसा बताया जाता है भाई ऐसे बर्फ से ढके हुए पर्वतों वाला क्षेत्र था जहां से टैक्स वसूला जा रहा है। इट मीन अनुमान लगाया भाई नेपाल। तो एक व्यक्ति है बुलर महोदय। बुलर महोदय ने सर्वप्रथम हर्ष के नेपाल विजय का क्या किया है, उल्लेख किया है। आर के मुखर्जी के अनुसार नेपाल के राजा अंशु वर्मा के अभिलेख में हर्ष संवत का प्रयोग मिलता है। अब इन सब के प्रयोग, जैसे कि हर्ष संवत का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, और हर्ष चरित्र बोल रहा है हिमाच्छादित पर्वतों से टैक्स वसूलता था उस एरिया से, ठीक है, तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है भाई नेपाल वाले क्षेत्र को भी हर्ष ने अपने अधिकार में किया था, क्योंकि नेपाल का राजा है। नेपाल का राजा कौन है, अंशु वर्मा। इसके अभिलेख में हर्ष संवत का प्रयोग हो रहा है। लेकिन देखिए सिर्फ हर्ष संवत का प्रयोग होने से हम ये नहीं कह सकते कि हर्ष ने यहाँ अधिकार किया था। अधिकार की पुष्टि इससे नहीं होती है ना, ये सिर्फ एक आइडिया लगाया गया है। चलिए आगे देखिए, हर्ष तथा पश्चिमी राज्य की बात करें, ठीक है, तो देखिए राधा कुमुद मुखर्जी ने हेनसांग की जीवनी के आधार पर बताया कि कश्मीर पर हर्ष का अधिकार हो गया। देखिए ये हर्ष तथा कश्मीर आएगा, पश्चिमी राज्य नहीं है। इसको सही कर लो, इसको सही कर लो ना। देखो पता भी नहीं चलेगा भाई कश्मीर। अरे रे रे रे, क्या कर दिया, रुको एक बार। इसको सही कर लो। आप सोचोगे कि सर ये क्या कर रहे हो आप। चलिए देखिए इसको सही कर लेते हैं, ये टाइप थोड़ा सा गलत हो गया। इसको कश्मीर कर लो ना, हर्ष तथा कश्मीर, ठीक है, हर्ष तथा कश्मीर, है ना। अब देखो यहाँ है, राधा कुमुद मुखर्जी ने हेनसांग की जीवनी के अनुसार बताया कि कश्मीर पर हर्ष का क्या हुआ था, अधिकार हुआ था, ठीक है। हर्ष का समकालीन कश्मीर शासक कौन था, दुर्लभ वर्धन। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि हर्ष का समकालीन कश्मीर शासक कौन था, दुर्लभ वर्धन था, ये याद कर लेना। कश्मीर का राजा बौद्ध धर्मानुयायी था। ऐसा बताया जाता है इस कश्मीर के राजा के पास में क्या थे, बुद्ध के दांत थे। हर्ष ने उससे आग्रह किया कि भाई दांत मुझे दे दो। राजा नहीं देना चाहता था, हर्ष ने जबरदस्ती जो है दांत लिए, ठीक है। उसके पास महात्मा बुद्ध के दांत थे, यानी दुर्लभ वर्धन के पास में महात्मा बुद्ध के दांत के अवशेष थे। उसने बौद्ध संघ में से मध्यस्थता कर बुद्ध के दांत के अवशेष हर्ष को भेंट कर दिए। यानी कि यहाँ पर जो है हर्ष को जो है लिखा गया है कि भाई हर्ष को जो है मध्यस्थता करने के पश्चात, बौद्ध मठ से मध्यस्थता करने के पश्चात बुद्ध के जो दांत है दे दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा बताया जाता है भाई हर्ष जो है वो जबरदस्ती, पहले मना किए जाते हैं कश्मीरी शासक तो, लेकिन जबरदस्ती जो है क्या करता है, बुद्ध के दांत उसे ले लेता है। फिर बाद में मध्यस्थता होती है और फाइनली जो है हर्ष को दुर्लभ वर्धन के पास जो दांत थे अवशेष बुद्ध के, वो दे दिए जाते हैं। और हर्ष ने इस पर कन्नौज में एक स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। अब ये कश्मीर वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, ठीक है, याद रखना, दांत वाला मामला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, हर्ष और दक्षिणी भारत, ठीक है। अब दक्षिण भारत की बात करें तो देखिए, श्रीकांत शास्त्री ने मयूर के एक श्लोक तथा गोदे मन्ने अभिलेख के आधार पर हर्ष की दक्षिण विजय को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। अब देखो हर्ष की दक्षिण भारत की बात करें तो श्रीकांत शास्त्री है, मयूर के एक श्लोक तथा गादे मन्ने अभिलेख, ये अभिलेख है गादे मन्ने अभिलेख, है ना। गादे मन्ने अभिलेख के आधार पर हर्ष की दक्षिण विजय को प्रमाणित करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। मयूर के श्लोक में हर्ष को कुंतल प्रदेश, चोल राज्य तथा कांची की विजय का क्या दिया गया, श्रेय दिया गया है, ठीक है। याद रखना, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर भी जो है दक्षिण भारत का जो विस्तार की बात करें, हमें पता है भाई पुलकेशिन द्वितीय जो है वो दक्षिणी विस्तार को हर्ष के रोकता है, तो ये बात याद रखनी। थोड़ा सा आपको ये गद्दे मन्ने अभिलेख याद रखना है कि भाई हर्ष की दक्षिण विजय को प्रमाणित करने का प्रयास किस अभिलेख के माध्यम से हुआ है, गद्दे मन्ने के माध्यम से। बाकी ये पूरा जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर भी देखिए साम्राज्य विस्तार है, जान रहे हैं तो जरूरी है। अब देख लो भाई हर्ष का फाइनली हमने देखा कि हर्ष का जो है साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ, उसके बाद में लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखिए संपूर्ण उत्तर भारत था, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, सिर्फ नर्मदा नदी तक, नर्मदा नदी के नीचे तो जाने नहीं दिया, किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने, तथा विंध्य पर्वत तथा और पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में सौराष्ट्र एवं काठियावाड़ तक विस्तृत था, ठीक है। हर्ष के साम्राज्य में 3 प्रकार के राज्य थे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना इसको। एक तो थे प्रत्यक्ष शासित, जहां पर वो जो है डायरेक्ट शासन करता था। एक थे अर्ध स्वतंत्र राज्य, यानी कि जिनसे टैक्स वगैरह वसूल लिया करता था। एक थे मित्र राज्य, दोस्त, ठीक है। अब देखो पंच भारत जो है वो प्रत्यक्ष शासित प्रदेश थे। पंच भारत में मैंने आपको बताया कौन कौन से क्षेत्र थे, पीछे बता चुका हूं, इंतु जिसे कहा गया हेनसंग द्वारा। तो पंच भारत जो है वो तो प्रत्यक्ष शासित थे, उन पे डायरेक्ट शासन चलाता था। वल्लभी, पश्चिमी मालवा और सिंध अर्ध स्वतंत्र राज्य थे। वहीं कश्मीर, कामरूप और नेपाल पूर्ण स्वतंत्र किंतु उसके मित्र राज्य थे, पूरी तरीके से स्वतंत्र होते थे और मित्र राज्य होते थे, ठीक है ना।
हर्ष ने संभवतः 647 ईस्वी तक राज्य किया था, याद रखना। उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था, तो उत्तराधिकारी नहीं था तो फिर क्या हुआ, कन्नौज में वापस से अराजकता का माहौल फैल गया। ठीक है, और कन्नौज पर अर्जुन नामक स्थानीय शासक ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ऐसा माना जाता है कि भाई कन्नौज पर अर्जुन नामक कोई स्थानीय शासक जो है वो अधिकार कर लेता है। हर्ष की मृत्यु कब हो जाती है, 647 ईस्वी में संभवतः हर्ष की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होता है, कन्नौज में वापिस से अराजकता का माहौल फैलता है, और फाइनली ऐसा माना जाता है कोई अर्जुन नामक जो शासक है, स्थानीय शासक, वो अधिकार कर लेता है कन्नौज पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्या था, पूरा हर्ष का साम्राज्य विस्तार और एक प्रकार से हर्ष की विजय अभियान पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हमारे लेक्चर बचते हैं हर्षकालीन समाज, है ना, संस्कृति, है ना, जो भी है वो हम आगे वाले 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो अब रात काफ़ी हो चुकी है, लगभग 12:30 हो ही चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।